अध्यक्ष, हमारी राज्य की अध्यक्षा नीना शर्मा जी, मंच पे बैठे हमारे अखिल भारतीय कमेटी के सह सचिव मधु गर्ग जी, हमारे स्वागत समिति की अध्यक्षा डॉक्टर आरती, हमारी राज्य कमेटी के सेक्रेटरी शैला जी, वाइस प्रेसिडेंट संध्या जी, हमारे जिसकी बहुत ही हम लोग देरी देख रहे हैं उनके प्रोग्राम का, वो हमारे पुष्पा जी और अभिलाषा जी, यहाँ पे मौजूद हमारी बहुत प्यारी सहेली आशा मिश्रा जी और अलग अलग जन संगठन के सभी नेतागण और साथी। आज ये हमारा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का 11वां राज्य सम्मेलन शुरू हुआ है। अभी तक पूरे देश में 17 सम्मेलन खत्म हुए हैं। कुल मिलाकर 23 राज्यों में हमारा काम है। 1 करोड़ से ज़्यादा हमारी सभासद हैं। अभी सिर्फ 5 सम्मेलन बाकी है और उसके बाद होगा हमारा अखिल भारतीय सम्मेलन, जहां पे राज्य सम्मेलनों में जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो 850 प्रतिनिधि 1 करोड़ सभासद का प्रतिनिधित्व करने के लिए 6 से 9 जनवरी 2023 त्रिवेंद्रम केरला में मौजूद रहेगी। हर 3 साल में हमारे ये सम्मेलन होते हैं। सम्मेलन का मतलब क्या है? हम 3 साल में क्या काम किए, 3 साल में कौन से मुद्दे उठाए, हमारी क्या कमजोरियां रही, हम कितने आगे बढ़े, हमारी मजबूती कहां हुई और आगे के 3 साल हमें क्या करना है, कैसे औरतों पे जो मुसीबतों का पहाड़ आज खड़ा है उसका मुकाबला कैसे करना है, ये हमारी रणनीति हम तय करते हैं। इसलिए यहाँ पर आप जब जो बैठे हो हमारे मेहमान हैं और जो जिला के अधिवेशनों में, सम्मेलनों में जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, जिसके साथ इस उद्घाटन सत्र के बाद जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनका प्रतिनिधित्व सत्र शुरू होगा। हम महिला समिति हैं। पूरे मुल्क में औरतों के सवालों के ऊपर आवाज उठाना ये काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में औरतों के ऊपर जो अलग अलग नीतियों का असर होता है वो कोई नहीं उठाता। महंगाई बढ़ती है, आम लोगों पे महंगाई का असर तो होता ही है, लेकिन औरतों पे डबल तरीके से होता है। अनाज महंगा होगा, खाने पीने की चीज महंगी होती है, औरतें भूखे पेट सोती है, बच्चियां भूखे पेट सोती है। ये हकीकत है। आज माहौल क्या है महंगाई का? आसमान छूने लगा है। हालत तो ऐसी हो गई कि जो 75 साल आजादी में कभी नहीं हुआ था वो भी हुआ हमारे देश में। उससे कई जगह पे औरतों में बहुत गुस्सा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है ना? किसकी है? किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसकी सरकार दिल्ली में भी बैठी है। हर एक औरत के पास
जिन्होंने ये बीजेपी को वोट दिया, उसके पास हमको पहुंचने की जरूरत है और पूछना चाहिए, क्या इसलिए वोट दिया था कि अनाज के ऊपर ये सरकार जीएसटी लगाए? जीएसटी लगाया ना, टैक्स लगाया ना, आजादी के कुछ दिन पहले ही लगाया। तोहफा दिया ये नरेंद्र मोदी ने इस देश की औरतों को कि आप बहुत खाना खा रहे हो, कम खाइए, औरतों को ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, इसलिए टैक्स लगा दिया जिसके ऊपर 75 साल में कभी भी टैक्स नहीं था इस देश में। गेहूं, चावल, दूध, दही, तेल, सभी चीजों पे टैक्स लग गया। इसका मतलब क्या? ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, ज्यादा औरतें भूखे पेट सोएगी। पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? कमर पे ठप्पा हमने इसलिए मारा ताकि आप हमारे पेट पे लात मारो। पूछना पड़ेगा इनको, ये देश हमारा है, गद्दी पे बिठाया, इसका मतलब आप कुछ भी करोगे? ये सवाल पूछना पड़ेगा औरतों को। महंगाई के साथ साथ राशन व्यवस्था ठप। महामारी में 2 साल महामारी चली, लोग भूख से मरने लगे, अनाज नहीं था घर में। कई एनजीओ ने, हमारी महिला समिति ने लगातार कई जगह पे अनाज इकट्ठा करके गरीबों के घर तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश में भी बहुत ही अच्छा काम महिला समिति ने उस दरमियान किया हुआ है। सरकार ने कुछ नहीं किया। ये बीजेपी आरएसएस की सरकार ने कुछ नहीं किया। तब महिला समिति लड़ी और कहा सब गरीबों को मुफ्त अनाज दो। तब लड़ने के बाद ये प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को मुफ्त देने को राजी हो गए। अब उन्होंने कहा ना और 3 महीना चलाऊंगा, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। ये क्यों बोला 3 महीना और दूंगा मुफ्त? अभी त्योहार है इसलिए मुफ्त का अनाज दूंगा। अरे कोई मेहरबानी नहीं कर रही है प्रधानमंत्री। ये बोलना पड़ा क्योंकि पूरी दुनिया में भारत का नाम बहुत बेइज्जती से लिया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग आज हमारे देश में है। ये कई रिपोर्ट आ चुके, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा था, इसलिए दबाव बना। हम लड़ते हैं बस्तियों में, गांवों में, हम तहसीलदार तक पहुंचते हैं, कलेक्टर तक पहुंचते हैं, अनाज दो, अनाज दो। तब जाके उन्होंने कहा 3 महीने और चलाऊंगा। लेकिन किसको मिलता है? सभी को नहीं मिलता। जिसके पास राशन कार्ड है सिर्फ उसी को मिलता। वो तो बात की बात, पहले तो राशन कार्ड होना चाहिए ना। राशन कार्ड ही नहीं होगा तो अंगूठा क्या लगाओगे? सुनिए बात, समझ लीजिए आप। पहले राशन कार्ड की बात है। राशन कार्ड अगर नहीं होगा तो सिर्फ अंगूठा जाके नहीं लगा सकते हो। जिसका राशन कार्ड है उसी का अंगूठा लगता है, लेकिन वो जुड़ेगा तब मिलेगा। लेकिन हम वो नहीं कह रहे। हम क्या कह रहे हैं? ये सरकार गुनहगारी सरकार है। गुनहगारी जानते हो? ये शब्द जानते हो? अंग्रेजी में क्रिमिनल कहते हैं, गुनहगार। जानते हो या नहीं जानते हो? आपके चेहरे पे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, तो थोड़ा जिंदा चेहरा रखो भाई। क्यों है? क्योंकि महामारी में जब लोग भूख से मर रहे थे,
तब ये 2 साल में ये पार्लियामेंट में आंकड़ा रखा उन्होंने, 4 करोड़ राशन कार्ड उन्होंने कैंसल कर दिए। ये पार्लियामेंट में आंकड़ा रखा, जहां भारत से में सबसे ज्यादा भूखे बैठे हैं, वहां आप 4 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल कर रहे हो। मध्य प्रदेश में कितने हुए कैंसल, ढूंढना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना औरतों। हाथों को काम नहीं। आज सभी रिपोर्ट कह रहे हैं कि औरतों के हाथों को काम नहीं मिल रहा है। गांवों में ये रोजगार गारंटी का काम शुरू करो ताकि औरतों को गांव में काम मिले। नहीं, उसके ऊपर पैसा काट डाला, नहीं देंगे। अभी रोजगार गारंटी का काम बहुत लड़ने के बाद मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन बहुत लड़ने के बाद। हजारों जगह पर भारत के अंदर, ये 23 राज्यों में हजारों जगह पर जनवादी महिला समिति औरतों को इकट्ठा कर रही है, अर्जी भर रही है, ग्राम पंचायत में दे रही है। 15 दिन के बाद काम नहीं मिलता, तहसील कचहरी पे मोर्चे निकाल रही है। हाथों को काम दो, बिना काम बिना पैसा कैसे जिंदा रहेंगे हम? आप बताइए नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए शिवराज चौहान जी, हम कैसे हमारा चूल्हा जलाए? पूछना पड़ेगा। वहां कटौती, हमारे बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई। भाषण किया बड़ा बड़ा, घोषणा में तो बहुत ही तरबेज है ये बीजेपी आरएसएस वाले। हम भूल जाते हैं साथियों, शुरुआत से देख लीजिए आप, 2014 से एक बड़ी लंबी लिस्ट निकलेगी, लंबी लिस्ट ये बीजेपी वालों की। क्या क्या कहा उन्होंने और क्या क्या वायदा खिलाफी की, वो सब में मैं नहीं जाती हूं क्योंकि इतना टाइम है नहीं अपने पास, लेकिन कभी भूलना नहीं चाहिए। और वादा करते करते बच्चियां की पढ़ाई बंद होने लगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो याद है ना सबको, याद है ना? कहाँ गई पढ़ाई बच्चियों की? महामारी में जब ये पूरा डिजिटल शुरू हुआ, स्मार्टफोन जिसके घर में नहीं, वो बच्ची तो छूट गई, वो बच्चे छूट गए। कईयों की शादियां कर दी माँ बाप ने, क्या करना? अब तो कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त जनवादी महिला समिति ने और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो लड़कियों की, बच्चियों की, स्टूडेंट विद्यार्थियों की संगठन है, मिलकर आवाज उठाकर मांग करी। क्या करा? कौन सी मांग? सभी बच्चों की फी आप माफ करें, पढ़ाई लिखाई पे बजट का में पैसा बढ़ाइए, सभी गरीबों के बच्चों को स्मार्टफोन दीजिए, इंटरनेट की व्यवस्था कीजिए। कुछ नहीं किया, पढ़ाई लिखाई बंद। ऐसी कई चीजें हुई साथियों। महामारी का काल बहुत कठिन काल गया इस देश के लिए। ऐसे नजारे जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे हम। ऐसे नजारे हुए, गंगा में लाखों लाशें बहने लगी। ये नजारा कभी देखा था? कभी सोचा था कि ऐसा होगा हमारे देश में? हम औरतें हैं, हम जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ता हैं। उस औरत के दुख को अगर हम नहीं समझे
तो हम संगठन का काम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हम अपने आप को उस औरत की जगह रखिए जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसकी बेटी, जिसकी बहन मर गई कोरोना में और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है और उसको उसके अपने प्रिय परिवार के लोग को गंगा में फेंकना पड़ रहा है। उसका दुख समझता है हमें? उसकी कीमत कौन मांगेगा उसके आंसुओं की? जनवादी महिला समिति गांव-गांव तक, बस्ती-बस्ती तक ये बातें लेके जाकर ये आरएसएस और बीजेपी वालों से सवाल करती है। नहीं थी आपकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचाने की? नहीं थी आपकी जिम्मेदारी उस औरत के दुख को दूर करने की? क्यों बैठे हो गद्दी पर आप? कैसे जीत के आती है मध्य प्रदेश में बीजेपी? कैसे वोट मिलता है उनको जब ये सब हालात कर रही है वो? ये हमें लेके जाना पड़ेगा औरतों के पास। और ये करते वक्त याद रखो, हिंसा बहुत बढ़ रही है औरतों पर। मध्य प्रदेश में आए दिन हम सुनते हैं, खास करके दलितों पे और औरतों पे हिंसा, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर और लिंग भेद के नाम पर लगातार बढ़ रही है। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं औरतों के बीच जाकर उनको गुमराह करने के लिए। हिंसा क्यों बढ़ती है? हिंसा का मतलब क्या है? अभी आपने गाना सुना, रीना और ये सब लोगों ने गाना गाया, प्रीति और ये सब, प्रीति ना, मैं हमेशा नाम का घोटाला करती हूँ आप दोनों का। क्या 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 था गाना? सुना क्या आपने? सबसे पहले वाला गाना, उसमें पहली लाइन क्या थी? कोई बताएगा? ये लड़कियां पीछे ना बहुत सेल्फी वगैरह ले रही हो, आप बताओ, गाना सुना ना? क्या सुना? हम पितृसत्ताक समाज गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं, हम इनकलाब हैं। ये थे गाने के लफ्ज। बीजेपी, आरएसएस हिंसा का इस्तेमाल औरतों को अपनी जगह दिखाने के लिए कर रहा है। वो बीजेपी जो है, उनके नेतागण के भाषण सुने आपने कभी? कितना जहर उगलते हैं वो। ये हरिद्वार में धर्म संसद हुआ। धर्म संसद में धर्म का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वहां साधु संत खड़े रह के उनको साधु संत भी कहना चाहिए कि नहीं, पता नहीं। जालिमों की तरह भाषण कर रहे, मार डालो, काट डालो, मुसलमान को जला डालो, दलितों को खत्म करो, औरतों को खत्म करो। ऐसे धर्म संसद में कौन औरत जाना चाहे? ऐसी विचारधारा में कौन औरत विश्वास रखे? और बीजेपी हमेशा 2014 के बाद का आप इतिहास देखे साथियों, हमेशा गुनहगारों के साथ खड़ी रही है। हर बार, अभी लेटेस्ट हुआ ना उत्तराखंड में, उत्तराखंड में देहरादून में हुआ कि नहीं हुआ कांड? 22 साल की लड़की, क्या नाम था उसका? क्या नाम था? अंकिता के साथ
बदसलूकी करने की कोशिश करी, उसने आवाज उठाने की कोशिश करी, उसको मार डाला। 1 हफ्ते के बाद उसकी लाश मिली। जनवादी महिला संगठन वो परिवार के साथ आज खड़ी है। बहुत गरीब परिवार है वहां। कौन है वहां पे? बीजेपी के नेता, उसके बेटा। हाथरस में कौन था? उना में कौन था? कठुआ में वो 8 साल की बच्ची को जो मार डाला, उस गुनहगार को बचाने के लिए रास्ते पे किसने मोर्चा निकाला? बीजेपी के नेताओं ने। हर बार ये हुआ है। और बहुत बड़ा मेडल और अवार्ड तो हमारे मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले प्रधानमंत्री ने किया। बहुत बड़ी हमें भेंट दी औरतों को। 15 अगस्त को भाषण किया ना प्रधानमंत्री ने, और कहा औरतों को हमारे देश में इज्जत देनी चाहिए, बोला ना। और उसके बाद बीजेपी की सरकार ने गुजरात में क्या किया? बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कारी और खूनी 11 गुनहगारों को छोड़ दिया। कितना डबल गेम खेल रही है ये। उधर भाषण कर रहे हो और पीछे के दरवाजे से गुनहगारों को छोड़ रहे हो। मतलब क्या बोल रहे हो आप देश की औरतों को? कि हम बलात्कारी करने वालों के साथ है, हम मर्डर करने वालों के साथ है। पूरे देश में जनवादी महिला समिति ने रास्ते पे औरतों को उतारा। गांव-गांव में, केरला में, हर गांव में प्रदर्शन हुआ ये बीजेपी के खिलाफ। कैसे छोड़ सकते हो आप? 20 साल लड़ी बिल्किस बानो न्याय के लिए। 2002 में जो कांड हुआ गुजरात में, कत्ले आम हुआ मुसलमानों का, गरीबों का, और उसके बाद ये बिल्किस बानो के गांव के ही लोग, वो 14 परिवार वाले साथियों, वो 14 परिवार वाले भाग रहे थे अपनी जान बचाकर। उनका पीछा कर रहे थे ये बीजेपी के लोग गाड़ी में। ये तो भाग रहे थे पैदल, तो गाड़ी तो जल्दी पहुंच जाएगी। पकड़ लिया उनको। 14 परिवार वालों को वहीं के वहीं काट डाला, तलवारों से, छुरी से मार डाला। बिल्किस बानो 5 महीने की पेट से थी। सामूहिक बलात्कार किया उस पर, उसकी मां पर, उसकी बहन पर, सबको मार डाला। बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी, 3 साल की बेटी को उसके हाथ से छीन के, यहां पे बच्ची बैठी है, उस बच्ची को उसके हाथ से छीनकर उसको ऐसे उछालकर सिर उसका तोड़ के मार डाला। क्या बीती होगी उस मां पर? सोचिए आप, अपने आप को बिल्किस बानो की जगह पे रखिए। और उसके गुनहगारों को छोड़ दिया। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बिल्किस बानो भारतीय नागरिक है। वो भारतीय नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि एक भारतीय नागरिक दूसरे भारतीय नागरिक के समर्थन में रास्ते पे उतरे। लेकिन आरएसएस कोशिश कर रही है, औरतों के बीच जा रही है, सनातनी सोच को बहुत जोर से उसका प्रचार कर रही है। ये मुसलमानों को ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए, ये दलितों को ऐसा ही करना चाहिए।
औरतों को बहका रही है धर्म और जात के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर, संस्कार के नाम पर। कह रही है दहेज प्रथा हमारी देश की संस्कार है, सती प्रथा हमारी देश का संस्कार है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो औरत पे अन्याय करेगा वो संस्कार, वो संस्कृति हम नहीं मानते हैं। ये आजादी के पहले से हमारा संघर्ष चल रहा है। लेकिन बस्ती बस्ती में जाकर वो ये सिखा रहे हैं साथियों, कौन चैलेंज करेगा उनको। यहाँ भाषण करना बहुत आसान है, गलियों में जाकर उनके सामने खड़ा रहना। आप ये गलत बातें औरतों को नहीं सिखाओगे, ये गलत रीति रिवाज, क्योंकि हम भी फंसे रहते हैं उसमें। याद रखो, ये बड़ा बड़ा जो उपवास आता है यहाँ पे तो बड़ा चलता है ना, अभी आएगा शायद, कि पता नहीं हो गया कि नहीं। ये करवा चौथ आएगा और हम में से भी कुछ लोग करेंगे। ये बहुत घटिया किस्म की महिला विरोधी रीत है। हम कहते हैं औरतें बराबर के इंसान है। हमारे लिए क्यों नहीं कोई व्रत रखता? हमारे लिए क्यों नहीं कोई कहता कि 7 जन्म तक यही बीवी चाहिए? क्यों नहीं कहता? जिंदगी लुटा देती है औरतें घर को बनाने के लिए, घर ठीक रखने के लिए। औरतों को संघर्ष करना, अपने हक के लिए लड़ना सिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मनुस्मृति वाले बार बार हमारे दिमाग पे ये डालते रहते हैं, आप औरत हो, औरत की तरह रहो, बराबर नहीं हो सकती हो आप, क्योंकि आप औरत हो। आपका कर्तव्य है सेवा करना, चुप रहना, बराबर का हक नहीं मांगना, सहन करना। ये वो कहते हैं, औरतें भी उसमें फंसती है ना? कहती है सही है, अब ये जन्म में मैं औरत पैदा हुई, अगले जन्म में शायद न हो तो अच्छा है। क्यों? मैं तो जन्मों जन्मों, वो पुनर्जन्म में तो अपना विश्वास नहीं भाई, जो जन्म है वो यही है। ये तो अंधविश्वास है, हमको गोल गोल घुमाने के लिए, है ना, सपने, झूठे सपने दिखाने के लिए। इर्रेशनल, इर्रेशनल को क्या कहेंगे हिंदी में? हाँ? क्या समझ गए आप लोग? ऐसी सोच हमारे भेजे में घुसाने के लिए, जिसका कोई आधार नहीं है वैज्ञानिक, उसमें भी हम घुसे रहते हैं और सोचते हैं। क्यों? सम्मान के साथ जिंदगी बिताने का हर एक इंसान को अधिकार है। हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया हुआ है, बराबरी का अधिकार। ये नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या आपके शिवराज चौहान हो, बीजेपी आरएसएस हो, किसी को हक नहीं वो छीनने का। वो कोशिश कर रहे हैं संविधान को हटा दो, मनुस्मृति लागू करो। और मनुस्मृति अगर लागू करना है तो पहले औरतों को कब्जे में करो, इसलिए वो कानून बना रहे। मध्य प्रदेश में भी बना है। अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का अधिकार खत्म करो। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, आप अपने मर्जी से जी नहीं सकते हो।
आप अपने मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकते हो, अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते हो। यह तय करेगा जिला मजिस्ट्रेट। आपको वहां अर्जा देना पड़ेगा। वो जो कानून बनाया है वो जिला मजिस्ट्रेट फिर खोज करेगा और खोज करने के बाद बताएगा कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। वो कौन होता है भाई तय करने वाले? मेरा जिससे प्यार हो गया, मैं करूंगी उससे शादी, वो कौन होता है तय करने वाला? क्या तालियां बजा रहे हो ना? अपने अपने घर में आएगा ना ये मौका, तब खड़े रहना उन लड़कियों के साथ। लेकिन ये हो रहा है, ये मैं कोई मनगढ़ी कहानी नहीं बना रही हूं, ये हो रहा है हमारे देश में। इसलिए भारत, जिस भारत में आज हम जिंदा है साथियों, अगर वो भारत एक धर्मनिरपेक्ष भारत, एक जनवादी मूल्यों पे चलने वाला भारत, हर एक भारतीय नागरिक को समान अधिकार देने वाला भारत, स्त्री पुरुष हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण जो भी है, एक भारतीय नागरिक करके हमको आगे आना पड़ेगा। मैं जो भी हूं, अगर मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुई तो मैं मुसलमान बनी, अगर हिंदू परिवार में पैदा होती तो हिंदू बनती। वो तो पारिवारिक चीज है। लेकिन जब मैं महंगाई के खिलाफ रास्ते पे आती हूं, जब मैं बराबरी का हक मांगती हूं, तो मैं हिंदू मुसलमान करके नहीं मांगती हूं, मैं एक भारतीय नागरिक करके मांगती हूं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ये सम्मेलन में आप ये सभी चीजों को बहस करोगे और मध्य प्रदेश की जो लाखों महिलाओं तक, हर एक जिला तक जो हमें पहुंचना है, उसमें पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो प्रतिनिधि यहाँ पे बैठेंगे बाद में, वो बहस जो करेंगे, क्योंकि हम ही है जो मौत से डरते नहीं, हम ही है जो मर के भी मरते नहीं। क्यों? क्योंकि जनवादी का झंडा है हमारे हाथ में। हम जब समाज बदलने की हिम्मत रखते साथियों, हम इस अन्याय अत्याचार के ऊपर जिसकी नींव खड़ी है, उस समाज को उखाड़ के रखने की हिम्मत रखते हैं, एक नया समाज बनाने की हिम्मत रखते हैं, तो उसके लिए लाखों की तादाद में औरतों को रास्ते पे लाना पड़ेगा। समाज ऐसे नहीं बदलता। आजादी की बातें आपने डॉक्टर आरती जी ने रखी। आजादी ऐसे ही नहीं मिली, लाखों लोग रास्ते पे आए, शहीद होने के लिए तैयार हुई, औरतें भी आई, तब बना नया भारत। इसलिए आगे के दिन हमारे सबके लिए, सब भारतीय नागरिकों के लिए बहुत परीक्षा के दिन होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आएंगे, और जैसे इलेक्शन आएंगे, बीजेपी आरएसएस के पास तो दूसरा हथियार कोई है ही नहीं। धर्म के नाम पर हर एक मंदिर, हर मस्जिद में शिवलिंग दिखेगा, कोर्ट भी उनको मदद करते हैं, मारपीट होगी, दंगे फसाद कराने की कोशिश होगी, लोगों को बांटने की कोशिश होगी। उस मैदान में हमें उतरना पड़ेगा, कहना पड़ेगा ये देश मेरा है, मैं कौन से देश में रहना चाहती हूँ, वो मुझे तय करना पड़ेगा। इसलिए इस सम्मेलन का उद्घाटन करते वक्त हम इतना ही कहेंगे, जनवादी महिला समिति के आप सभी कार्यकर्ता हो,
मध्य प्रदेश के अंदर बहुत कठिन काल में बहुत हिम्मत के साथ यहाँ की नेतागण, मीना है, शैला जी है, आप सभी जो राज्य कमेटी के सदस्य हो, बहुत जिंदगी दांव पे लगाकर संगठन को जिंदा रखा। इसके लिए केंद्रीय कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आसान नहीं था महामारी के अंदर संगठन को जिंदा रखना, लेकिन किया आपने। यह हिम्मत है आप में। इस हिम्मत को आगे लेके जाकर मध्य प्रदेश में और संगठन को बढ़ाएंगे। पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, पूरी दुनिया में जो आंदोलन चल रहा है, अकेले नहीं है हम उस बड़े आंदोलन का छोटा सा हिस्सा है। दुनिया बदलने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश का हम एक हिस्सा है। हम जरूर लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे, हम नया इतिहास जरूर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। ये जाहिर करके मैं अभी रुकती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।